नमस्कार दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं अरिहंत के प्रकाशन के विज्ञान का जो कैप्सूल आया हुआ है उसका हैंड रिटन नोट। इसमें हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं। अब फिजिक्स में हम लोगों ने भौतिक राशियां, गति, बल तथा और कार्य शक्ति एवं ऊर्जा पढ़ ली है। आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण। आ गया आपका ये गुरुत्वाकर्षण। ओके, देखिए गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण कहते किसे हैं? तो पिंडों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है हमेशा ये आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित नहीं करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि चुंबक आकर्षण और ये प्रतिकर्षण दोनों करता है, ये हमेशा आकर्षण करता है। तो गुरुत्वाकर्षण के बीच जो बल लगता है आकर्षण का, दो पिंडों के बीच, उसी को कहते हैं आकर्षण बल। ये ब्रह्मांड की कोई भी अगर दो पिंड है उसका कुछ न कुछ गुरुत्वाकर्षण बल होता है। छोटी छोटी वस्तुओं का बहुत कम होता है, इसलिए उसको नगण्य मानते हैं। ओके, इसका प्रतिपादन न्यूटन जी ने किया था। ओके, अब देखिए ये नियम क्या है। तो सबको पता है, इसमें आता है फार्मूला कि अगर आपके पास दो पिंड हैं, मैं थोड़ा सा इधर करके बना देता हूँ, बड़ा करके। देखिए अगर इसमें दो पिंड है आपके, अगर मान लीजिए ए है आपका पिंड पहला और ए पिंड है आपका दूसरा, और उनके बीच की दूरी है आपकी r, और इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान है m2। तो इन्होंने यही बताया था कि F जो इन दोनों के बीच में बल लगेगा, F जो होगा उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ओके, ये होगा ऐसे। अब इसी को हटाने के लिए प्रोपोर्शन को एक सार्वत्रिक नियतांक आता है कैपिटल G, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ए थोड़ी पृथ्वी की त्रिज्या है तो कैपिटल आर दे देता हूँ मैं यहाँ पे। नहीं सॉरी, दूरी आप स्मॉल दीजिए चाहे कैपिटल दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। सॉरी, मेरे को लगा कि पृथ्वी की। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। देखिए इसका मात्रक आपको पता है कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ओके, तो इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे कैपिटल जो G है गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसका मान होता है 6 मोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भी अब कैसे निकलेगा, ये भी आप निकाल सकते हैं। देखिए अपना फार्मूला क्या है? फार्मूला अपना है F बराबर कैपिटल G m1 m2 स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग उधर करें, जी को यहीं पर रहने दें, तो क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर बटा में m1 m2 बाई बराबर जी। तो इसका हो गया न्यूटन, इसका हो गया मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई, ये हो गया केजी डबल है तो केजी स्क्वायर इसको लेंगे। तो अपना फार्मूला बना न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। तो इसी को लिखा है यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। इसका प्रतिपादन केवेंडिश द्वारा किया गया था 1798 में। ओके, अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। हमने पढ़ लिया ये बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? तो गुरुत्व बल के कारण जो उत्पन्न त्वरण होता है, ये जो बल, जैसे मान लीजिए कि ऊपर से कोई वस्तु गिरेगी तो इसी बल से खींचेगी पृथ्वी, तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा कि नहीं? जो भी है उसकी गति में अगर एक निश्चित गति से मान लीजिए हम नीचे छोड़ते हैं या निश्चित गति से ऊपर फेंकते हैं, तो इस बल के कारण उसके वेग में परिवर्तन होगा। हमें पता है कि वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। इसी उत्पन्न त्वरण को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, पृथ्वी का में इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
सॉल्व करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। अब देखिए कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध क्या है, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल जी स्मॉल जी में संबंध है कि स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई जो है अर्थ के लिए दिया है कि ये अर्थ का मास है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जी एम बाई आर यहाँ पर ई फिन दिया है, मतलब कि अर्थ है और ए स्क्वायर है, तो कुल मिला के जी बराबर होता है जी एम ए सार्वत्रिक गुण नियतांक है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ये हो गया आपका त्रिज्या। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या है कि वस्तु के द्रव्यमान पर, हाँ, अगर कोई भी वस्तु का, अगर देखिए इसमें कोई द्रव्यमान है, अगर ये जी के फार्मूला में कहीं वस्तु के द्रव्यमान का जिक्र है, पृथ्वी के द्रव्यमान का जिक्र है और इसको त्रिज्या का जिक्र है, तो देखिए वस्तु के द्रव्यमान पर इसका कोई वो डिपेंड नहीं करता है, गुरुत्वाकर्षण की उसका करता है, इसीलिए बोलता है कि अगर मान लीजिए कि 2 kg की सामान और 5 kg की सामान, या एक कागज का टुकड़ा और एक 5 kg का सामान अगर ऊपर से नीचे गिराया जाए तो ये कौन पहले पहुंचेगा। तो देखिए इसे प्रैक्टिकल लाइफ में करेंगे तो 5 kg वाला पहले गिरेगा, क्योंकि उसमें हवा का भी बहुत सारा रोल होता है, लेकिन निर्वात में छोड़ेंगे तो दोनों पास साथ में ही गिरेंगे। क्वेश्चन पूछता है तो दोनों साथ में गिरेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें जी एम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वस्तु के द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इस फार्मूला से। ओके, चलिए फिर क्या है, पृथ्वी के द्रव्यमान तथा केंद्र से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है, ये दूरी पर निर्भर करता है, थोड़ा सा भी इसका फार्मूला बता देंगे। देखिए ये जो है जी का मान परिवर्तन कहाँ होता है, ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान घटता बढ़ता है, घटता ही है। जैसे ये सबसे ज़्यादा ये पृथ्वी है तो जी का मान इसके ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा रहता है, विषुवत पर कम रहता है, और इससे अगर ऊपर जाएंगे तब भी घटेगा और नीचे आएंगे तब भी घटेगा। ओके, तो ये होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, और चंद्रमा का जी का मान पृथ्वी का 1/6 होता है। मान लीजिए कि इसका 10 है तो उसका 1 मतलब कि 10 में 6 से भाग कर दीजिए, जितना आएगा वही होता है चंद्रमा का। ओके, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, ये जो केंद्र है वहाँ पर जी का मान 0 होता है। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, थोड़ा सा इसी मोटाई कम कर लेता हूँ, ये पृथ्वी है और ये इसका केंद्र है, ये तो इसकी त्रिज्या हो गई r, और यहाँ से ऊपर जाएंगे, मान लीजिए h दूरी ऊपर गए, h दूरी आप ऊपर चले गए हैं, तो h दूरी ऊपर चले गए तो कितना घटेगा, तो वहाँ पर जो g का आता है फार्मूला वो होता है कैपिटल जी, ये सार्वत्रिक नियतांक है, m ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ए आर ई ये पृथ्वी का ही त्रिज्या है, प्लस एक कितना ऊपर गया है इसको ऐड करके स्क्वायर कर देते हैं। ओके, इसको ऐड करके स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाता है इसका नया फार्मूला। तो देखिए ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो ये देखिए ये बढ़ता जाएगा, नीचे का मान, नीचे का मान पड़ेगा, फिर भाग देंगे तो कम होगा ना, तो इसीलिए ऊपर जाने पर बढ़ता है, और नीचे जाने पे भी ये कम होता है, और नीचे जाने पे भी ये देखिए कम होगा, इसका भी फार्मूला होता है। अगर मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है और ये इसकी त्रिज्या है आर ही लिख दिया अर्थ, और मान लीजिए कि हमें इतना नीचे आना है डी। ओके, इतना नीचे आना है, यहाँ पर हमें पता करना है, तो इसका फार्मूला आपका होता है डी डैश बराबर ए स्मॉल जी है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का, कोष्टक में 1 माइनस डी बाई आर ई, ये होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि एकदम नीचे आ गया, यहाँ तक आ गया, तो पृथ्वी की त्रिज्या इतना आ गया,
आर ई इतना आ गया नीचे, तो यहाँ पर आर ई अगर हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं रख के कट करूँ तो आर ई से आर ई कट जाएगा, तो एक हो जाएगा, तो एक में से एक जाएगा तो जीरो, तो जी में 1 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो इसलिए केंद्र पर इसका जो वैल्यू होता है वो शून्य होता है। यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है कि जो केंद्र पर उसका वैल्यू होता है वो शून्य होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये होते हैं इसके फार्मूले। ठीक, अब देखिए केपलर ने इससे संबंधित नियम दिए थे, ग्रहों से संबंधित नियम। केपलर जी ने क्या दिया था कि उन्होंने 3 नियम दिया हुआ था। पहला तो ये बताया थे कि सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार पथ पे सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य किसी एक फोकस पर स्थित रहता है। अगर दीर्घ वृत्ताकार पथ है तो इसके 2 फोकस होते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसमें से सूर्य किसी फोकस पर आपका स्थित हो सकता है। ओके, तो इन्होंने ये कहा कि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, बस यही उन्होंने बोला है इसके बारे में। ओके, अब देखिए दूसरा नियम उन्होंने क्या दिया। दूसरा नियम उन्होंने दिया कि क्षेत्रीय चाल जो होता है वो नियत रहता है। क्षेत्रीय चाल का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मानिए कि ये आपका दीर्घवृत्ताकार पथ है। ओके, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है। सूर्य अगर मान लीजिए कि टी सेकेंड में इतना ये क्षेत्र यहाँ पर कवर करता है। ओके, और उसी 30 सेकेंड में यहाँ पर भी अगर इतना क्षेत्र न टी बराबर होना चाहिए, ए टी और ए वाला टी जो ये क्षेत्र ए कवर करता है, अगर उतना ही टी समय में इधर इतना चलेगा तो ये क्षेत्र तय करेगा। यहाँ पर भले छोटा लग रहा है लेकिन ये दोनों क्षेत्र के चाल बराबर होते हैं, आपस में इक्वल होता है, यही उन्होंने बताया है। देखिए यहाँ पर वही बात को लिखा हुआ है और यहाँ पे यही बात लिखा होगा कि सूर्य ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। वही समान समयांतराल में अगर इतना टी सेकेंड में इधर चला है तो इतना ही क्षेत्रफल इधर भी चलेगा टी सेकेंड में। ओके, तृतीय परिभाषा में उन्होंने क्या बोला था कि थोड़ा सा इसी में मैं बता देता हूँ। तृतीय वाला में उन्होंने क्या बोला था, ये मानिए कि दीर्घ वृत्ताकार पक्ष का ए वाला एक अक्ष है जिसकी दूरी ए है। ओके, तो उन्होंने यही बोला था कि ग्रह के परिक्रमण काल, ये जो इसका ये परिक्रमण काल है, अगर मान लीजिए कि टी समय लेता है और इसका ए अक्ष है, ए अगर ए दूरी है तो इसका वर्ग इसके क्यूब के अनुपाती होगा या समानुपाती होगा। तो परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है वो अक्ष अर्ध दीर्घवृत्त के अक्ष के क्यूब के समानुपाती होता है। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रह के परिक्रमण काल टी का वर्ग अर्धवृत्त के अक्ष ए के तृतीय घात के अनुपाती होता है। तो ये हैं इनके तीनों नियम केपलर के। ओके, अब द्रव्यमान तथा भार क्या होता है, तो देखिए द्रव्यमान क्या होता है, तो किसी भी वस्तु के द्रव्य का परिमाण होता है। यह एक अदिश राशि है और इसका मान कहीं बदलता नहीं है। ठीक है, यह उसका परिमाण बताता है, इसे केजी में मापते हैं। ठीक, जड़त्व, ऐसा जड़त्व का गुण द्रव्यमान से ही किसी भी वस्तु के द्रव्यमान से ही जड़त्व का गुण आता है। जबकि भार क्या है, तो भार देखिए वस्तु को जिस बल से पृथ्वी अपने तरफ, ये पृथ्वी है, किसी वस्तु को जिस बल से अपने तरफ खींचती है उसे हम लोग उस वस्तु का भार कहते हैं। ओके, जिस बल से अपने तरफ खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ पर देखिए दिया हुआ है W बराबर mg, m होता है उस वस्तु का द्रव्यमान, g तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल है। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए अब उपग्रह के बारे में देखते हैं। उपग्रह क्या होती हैं, सैटेलाइट तो पता है कि आपको कोई पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो प्राकृतिक चंद्रमा है और सब कृत्रिम उपग्रह होते हैं। ओके, तो किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंड को हम लोग
उपग्रह कहते हैं। अपना जैसे ग्रह के चारों तरफ, जैसे सूर्य है, तारा के चारों तरफ लगाते हैं जो पिंड, उसे ग्रह कहते हैं। ग्रह का जो लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। ओके, तो देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई भी पिंड उपग्रह ग्रह का चक्कर लगा रहा है, तो उसकी वेग कितनी होनी चाहिए कि जिससे वह चक्कर लगाता रहे। ठीक है, उसकी वेग कितनी होनी चाहिए कि वो उसका चक्कर लगाता रहे। अगर उससे कम रहेगा तो वह चक्कर नहीं लगा पाएगा। ओके, तो देखिए, तो इसकी जो होनी चाहिए √g r, r इसकी त्रिज्या होती है और g उसका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे पृथ्वी का है तो पृथ्वी का g आपका 9.8 हो जाएगा, r अपना पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी। ओके, और इसके लिए होता है 8, ये क्या दिया है, ये तो उपग्रह का कक्षीय वेग दिया हुआ है। पृथ्वी के लिए इसका वैल्यू होता है 11.2, नहीं सॉरी, ए दिया है, ये वो प्लान वेग में सॉरी बता दिया। देखिए, हाँ, पृथ्वी के लिए कितना लेता है, तो पृथ्वी के लिए इसका वैल्यू आता है कि 8 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है तो वो पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा। अब देखिए, उपग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही दिया है, भू अस्थायी उपग्रह। देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी कुछ ज़्यादा चपटी हो गई, 1 मिनट, मान लीजिए कि पृथ्वी है। ओके, पृथ्वी है तो या तो उपग्रह आपका ऐसे चक्कर लगा सकता है या ऐसे चक्कर लगा सकता है। तो जो ऐसे लगाता है उसे भू-स्थितिकीय बोलते हैं। जो ऐसे लगाता है उसे क्या बोलते हैं, इसे भू-स्थैतिक बोलते हैं। और जो ऐसे लगाता है उसे ध्रुवीय उपग्रह बोलते हैं। इसको छोड़ते हैं हम लोग PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको छोड़ते हैं GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, तो अब इनका अलग अलग वैल्यू होता है। अब जो इससे जो लगाता है, अच्छा, इससे हम लोग मौसम का हम लोग निगरानी रखते हैं अक्सर करके। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग किसी जगह पर निगरानी करनी है किसी वस्तु की, जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान वाले कहाँ अपनी सेना लगा रखे हैं या कहीं भी जगह पे, तो ये लगाएंगे निगरानी करने में, संचार करने में। जैसे मान लीजिए कि किसी पार्टिकुलर जगह पर करना है, संचार उपलब्ध कराना है, तो सैटेलाइट ऊपर से छोड़ देंगे, वो वहीं पर स्थिर रहेगी, क्योंकि ये सैटेलाइट भी 24 घंटे में अपना परिक्रमण काल पूरा करती है। ओके, ये सैटेलाइट 24 घंटे में अपना परिक्रमण काल पूरा करती है, जबकि ये होती है अपनी 84 मिनट में परिक्रमण काल पूरा करती है। ठीक है, तो ये 84 मिनट में करती है, ये 24 घंटे में करती है। ओके, इसकी चाल जो है 600 से 900 किलोमीटर पर सेकेंड रहती है, जबकि सॉरी, मैं ये बता दिया, इसका क्या नाम है, कितना ऊंचाई पर छोड़ा जाता है, सॉरी, इसको छोड़ा जाता है 600 से 900 किलोमीटर पे। जो इसको है, इसको छोड़ा जाता है 36,000 किलोमीटर पे, किमी पे। ओके, इसको छोड़ा जाता है 36,000 किलोमीटर पे, इसको छोड़ा जाता है आपका 600 से 900 किलोमीटर पर। इसकी चाल जो होती है, इसकी चाल आपकी होती है 3.14 किलोमीटर पर सेकेंड। इसकी जो चाल होती है, ये होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसकी चाल 8 किलोमीटर, इसकी जो होती है 3.14, इसकी 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये यहाँ पर सब बातें लिखा होगा कि भूस्की के परिक्रमण का 24 होते हैं, इसको 3600 टाइप पर छोड़ा जाता है। तो ये सब मैंने आपको बात बता दिया यहाँ पे। अब देखिए, पलायन वेग क्या होता है, इसके वेलोसिटी क्या होती है, तो कम से कम इतना वेग जो पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ने के लिए चाहिए। अगर उससे कम रहेगा तो पृथ्वी के
क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसका फार्मूला होता है, देखिए पृथ्वी के लिए लिया है, ई जहाँ भी लगेगा अर्थ के लिए, तो √2GR, √2GR, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे, जी का मान 9.8 और इस पृथ्वी के त्रिज्या का वैल्यू रखे तो पृथ्वी के लिए आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये अगर चंद्रमा के लिए लेंगे तो इसका आता है 2.3 क्या बोलते हैं किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर गलत नहीं, ठीक तो लिखा है 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर बृहस्पति का लेंगे तो बृहस्पति का अपना आता है 59.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ये बृहस्पति का है। ओके, हाँ अब देखिए अगर मैं बोलूं कि अगर यही प्लायन वेग और ये अपना कक्षीय वेग में कितना का डिफरेंट होता है, तो अभी मैंने आपको बता के आया ऊपर से कि प्लायन वेग जो होता है वो होता है, अभी प्लायन वेग तो कक्षीय वेग जो होता है GR होता है। ओके, और जो अपना प्लायन वेग होता है VE वो होता है, वो है ना ये होता है 2GR। तो देखिए अगर VE बराबर हम लिख सकते हैं क्या, √2GR है, तो GR की जगह एक मिनट थोड़ा सा छोटा इसे करना चाहिए था, √2 और ये GR है तो GR की जगह V0 लिख सकते हैं क्या। तो जो पलायन वेग होता है वो कक्षीय वेग का √2 गुना होता है, 1.4142 होता है ना, इतना गुना होता है। ओके, तो ये होता है, ये सब तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी बात मैंने बताया अभी। अब देखिए दिया है कि यदि किसी कृत्रिम उपग्रह के वेग में इतना गुना बढ़ा दिया जाए तो वह पलायन कर जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि पलायन वेग तो यही बताता ही है कि उसके क्षेत्र को छोड़ने के लिए कितना वेग चाहिए। तो अगर उसके कक्षीय वेग को जो VO है, उसके कक्षीय वेग को अगर उतना गुना बढ़ा दिया जाए, परसेंटेज में बोले तो 41% अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या करेगा, वो उसके क्षेत्र को छोड़ के बाहर चला जाएगा हमेशा के लिए। ओके, अब आगे दिया है पदार्थ का यांत्रिक गुण, हम लोग इसको देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। अच्छा, इसी में कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे पृथ्वी के अगर वेग को 17 गुना बढ़ा दिया जाए, अभी एक नॉर्मल वेग से चल रही है, घूम रही है, घूर्णन गति कर रही है, अगर 17 गुना तेज कर दिया जाए तो वस्तुएं हवा में तैरने लगेगी, क्योंकि विषुवत रेखा पर उसका मान 0 हो जाएगा। ओके, ये बात इसमें नहीं दिया हुआ था, तो 17 गुना बढ़ा देने पर ये वस्तुएं हवा में तैरने लगेंगी। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट इसमें है कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या में यहाँ पे मैंने बताया था ना ये वाला कि G बराबर GM/RE²। तो अगर पृथ्वी की त्रिज्या में कुछ मान लीजिए कि ये नियम तभी तक लागू होगा 1 से 5 तक, कि अगर मान लीजिए कि 2% का हम लोग वृद्धि करते हैं तो इसका 2 गुना 4% का इसके G में घटा हो जाएगा। अगर 3% का वृद्धि करेंगे तो 6% का इसमें कमी आ जाएगी। ये नियम सिर्फ 5 तक ही लागू होता है। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट है। और बस इससे जितने भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी हो गया। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, पदार्थ का यांत्रिक गुण। जय हिंद।